अगर चल रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगी। तब वो समझ गया कि वो और आगे चले गए। लुटेरों ने एक पालकी वाहक के कंधे पर लकड़ी से मारा और बाकी सब कहाँ गायब हो गए कुछ पता नहीं चला। मेरी कपाल कुंडला कहाँ है? शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत खूबसूरत है ये महिला, थोड़ी देर पहले भी समझ नहीं आया था। क्या आपने आज से पहले इतनी सुंदर महिला नहीं देखी है क्या? अपने हाथों में लिया और बुझा दिया, वो भी बिना किसी कारण के। ज्यादा देर यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। ऊपर से सुना है वो डाकुओं के हाथों में पड़ गए थे। नव कुमार के वहाँ से निकलते ही ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए हो। वो महिला उठी और कमरा का दरवाजा बंद कर लिया। ये क्या? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ? इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें आने में? बाकी लोग कहाँ हैं? वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी जो लोग पालकी लेके आ रहे थे सब डाकू की वजह से डर गए हैं। फिर सब खत्म होने के बाद हम उधर गए थे, लेकिन आप नहीं मिली थी हमें। टूटी हुई पालकी मिली, फड़ा हुआ कपड़ा, सब कुछ बिखरा हुआ था मिला हमें। हम बहुत डर गए थे। सब आपको इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। सब ने ढूंढा लेकिन नहीं मिली, इसलिए अब लोग सब इसी तरफ आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ, ये खबर कैसे मिली तुम्हें? रास्ते में फिर दो लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों ने ये बताया, और फिर सराय के सामने दो बहरे बैठकर बात कर रहे थे, उसी से पता चला। ठीक है, तो फिर तुम जाओ और बाकी लोगों को भी ले आओ। उस महिला यानी मोती बीबी का नौकर जाने के बाद नव कुमार वहाँ आता है। उसने उसे उदास बैठे देखकर कहा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? किसी को मैंने आपके कमरे में आते हुए देखा था। वो मेरे साथ आया था, बाकी लोग भी आ रहे हैं, लेकिन आप तो तैयार दिख रहे हैं, तो फिर कहाँ जा रहे हैं? हमारे निकलने का वक्त हो गया है, क्या आप इधर ही रहेंगी? कहाँ जाऊंगी, इधर ही रहूंगी। लेकिन आपके कमरे के सामने मैंने एक पालकी देखी थी, आपके साथ और कौन है यहाँ? हाँ, मेरे साथ मेरी पत्नी है। इस बातों से मोती बीबी के चेहरे पर एक अंधेरा साया आते ही गायब हो गया और वो बहुत ही जोर से हंसने लग गई। ओह अच्छा, जो दूसरी रूपसी के बारे में आपने कहा था, ये वही है ना? ये आप देखेंगी तो समझ जाएंगी। जब तक आप अपनी आंखों से उन्हें देखती नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? लेकिन आपको तो इन बातों से परेशानी नहीं होगी ना? नहीं। आप उनको थोड़ा इंतजार करने के लिए बोलिए, तब तक मेरे सारे लोग भी आ जाएंगे, फिर मैं आती हूँ। मोती बीबी के बातों से नव कुमार उसके कमरे से निकल गया और कपाल कुंडला के पास जाने लगा। हमारे यहाँ से निकलने का सारा इंतजाम हो गया है। कल तुम्हें जिस महिला के बारे में बताया था, वो कह रही है कि एक बार तुमसे मिलना चाहती है। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? उसे आने बोलो। सुना है उसके साथ जो लोग आए थे वो भी वापस आ गए। बहुत अच्छा हुआ। ये अनजान जगह में अकेली होती तो बहुत खतरा हो सकता था। उनके लोग आ गए हैं तो अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। कपाल कुंडला की जगह अगर कोई और दूसरी औरत होती तो वो शायद नव कुमार की इस बातों का दूसरा अर्थ समझती, लेकिन कपाल कुंडला के मन में जटिल महिला जैसी उलझन बिल्कुल नहीं थी। नहीं, तो क्या हो गया? यहाँ तो कितने लोग रहते हैं, और वैसे भी हम तो एक दिन यहाँ पर रह चुके हैं, और अगर एक दिन रुके तो इसमें क्या आपत्ति होगी मुझे? नव कुमार सोच रहा था कि एक अनजान महिला के लिए कपाल कुंडला का
ये सोच बहुत ही अच्छा है। कपाल कुंडला को बाहर से देखकर अच्छा ही लग रहा था और अब तो उसके दिल का भी पता चल चुका है उसे। ठीक उसी समय एक नौकरानी कमरे के बाहर आती है। माफ कीजिएगा, मोती बीवी ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। आप अभी भी मुझे ऐसे ही देखते रहोगे क्या? माना कि आपने पहले कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी, लेकिन आपकी पत्नी होने के बाद भी आप ये तीसरी बार है। नव कुमार की कोई गलती नहीं थी। जो ऐसी औरत होती है वो अगर सोने के जेवर पहन ले तो लगता है जेवर उनके रूप पे ज्यादा दिख रहा है, यानी कि वो अपने रूप को बढ़ाने के लिए ही जेवर पहनती है और वो उन पर जचता भी है, उनके रूप को बढ़ाता है। लेकिन मोती बीवी का रूप बिल्कुल वैसा नहीं है। जेवर के अलावा आपको मैंने जिस रूप में देखा है, अब आप जेवर पहनने के बाद और खूबसूरत लग रही है। अब आपकी तारीफ कैसे ना करूं? चलिए चलिए, ज्यादा देर नहीं कर सकती, आप लोग को तो निकलना भी है ना। वैसे भी आपकी बीवी मेरे लिए कितना इंतजार करेगी। देखिए, मेरी बीवी चाहती है कि मैं आपकी तारीफ बिल्कुल ना करूं, तो जाने से पहले आपसे मिलने के लिए जरूर इंतजार करेगी। इसके बाद मोती बीवी और नव कुमार कपाल कुंडला के कमरे में गए। उसे देखकर मोती बीवी ताज्जुब हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा था, मैंने भी आज तक इतनी रूपसी औरत कहीं नहीं देखा। कपाल कुंडला ने कुछ नहीं कहा। मोती बीवी को एक एक करके अपने जेवर खोलते हुए देखकर नव कुमार सोचने लगा। ये क्या कर रही हैं आप? आप अपने जेवर उतार क्यों रही है? ये जेवर मेरे लिए नहीं है, ऐसी रूपसी महिला ही इसकी असली हकदार है, इसी वजह से मैं इन्हें पहना रही हूँ। मोती बीवी अपने जेवर कपाल कुंडला को पहनाने लगती है। नव कुमार की आपत्ति से कुछ भी काम नहीं बनता। कपाल कुंडला ने भी कुछ नहीं कहा। आपने ये काम बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपके ये इतने महंगे जेवरात हम क्यों लेंगे? ईश्वर की कृपा से मेरे पास जो भी है वो अगर मैं थोड़े प्यार से किसी को दे दूं तो इसमें आपको कैसी आपत्ति है? ये सब करके अगर मुझे थोड़ी खुशी मिल जाए तो आप क्यों मना कर रहे हैं? इस पर नव कुमार तो क्या, कोई भी मर्द कुछ नहीं कह सकता था। मोती बीवी, वो औरत कौन है और वो मालिक भी कौन है? मीरा खसम और उसकी पत्नी। नौकरानी आश्चर्य में पड़ गई। सुनो, एक काम करो, मेरे जो सोने के जेवर रखने के लिए चांदी का बक्सा है ना, वो जाकर उनके कमरे में दिया। जा देकर आ। नव कुमार कपाल कुंडला के सारे जेवर खोलकर उस चांदी के बक्से में रख देता है। सब कुछ रखने के बाद भी एक दो गहने बाहर ही थे। नव कुमार बार बार कह रहा था, ये आप संभाल के रखना। अगर ये मेरा खुद का होता तो मैं ये बात कभी नहीं बोलता तुम्हें, लेकिन ये उपहार है, उस महिला ने तुम्हें उपहार दिया है, इन्हें संभाल के रखना। तुम ये अपने पास ही रख सकते हो, रास्ते में अगर खो गया या उन्हें कुछ हो गया तो? तुम्हारे साथ पालकी वाहक भी होंगे और नौकरानी भी होंगी। तुमसे ये इतनी आसानी से कोई भी नहीं छीन पाएगा, और मैं तो अकेले चल के ही जाऊंगा। अगर किसी ने मुझ पे हमला कर दिया तो ये तुम्हारे पास ही रखो। कपाल कुंडला जेवर के साथ में यात्रा शुरू करती है।
कुछ देर बाद एक भिखारी उसके पालकी के सामने आता है। मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या बोल रही हो बेटी? तुम्हारे शरीर पर इतना जेवर है और तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ दे दो माँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। कपाल कुंडला ने एक बार भिखारी की तरफ देखा। दुबला शरीर, बिल्कुल बीमारों की तरह, कपड़े बिल्कुल गंदे। उसके बाद अपने जेवर की तरफ देखकर उसने कहा, अगर मैंने तुम्हें ये जेवर दिया तो तुम्हें खुशी मिलेगी? भिखारी इस बात पे थोड़ा हैरान होकर अलंकार की तरफ देखता है। उसको पहले शक हुआ कि ये असली नहीं है, लेकिन जेवर देखकर नकली नहीं लग रहा था। उसने थोड़ा झिझकते हुए बोला, मेरे जैसे इंसान के साथ मजाक मत करो तुम। कुछ दे दो बेटी, कुछ दे दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सच में कुछ नहीं है, तो फिर तुम ये गहना ही रख लो। कपाल कुंडला ने अपने सारे आभूषण उतारे और चांदी के बक्से से भी सारा जेवर निकालकर उस भिखारी को दे दिया। वो थोड़ी देर आश्चर्य होकर देखता रहा और फिर गायब हो गया। ये बात नौकर नौकरानी किसी को पता नहीं चला, ये बस कपाल कुंडला जानती थी। अरे, वो आदमी कहाँ गायब हो गया?